नमस्कार, नमस्कार, कितनी आप होती है देख रहे तो हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ बिलाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार फुल आईडी। क्या क्या योजनाएं चला रही है जिसका फायदा आम जनता को मिल पा रहा है। किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और साथ ही युवाओं को रोजगार देने की भी बात कही जाती है। क्या वाकई में किसानों को जो फायदा पहुंचाने की बात है शिवराज सरकार की तरफ से कही जा रही है वो सभी फायदे मिल पा रहे हैं या नहीं। शराबबंदी को लेकर जो दावे और वादे किए जा रहे हैं क्या वाकई में सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रशासनिक अधिकारी अपना काम कर रहे हैं या नहीं, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे संभाग ब्यूरो इंदौर से वाजिद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वाजिद से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार की योजनाओं का क्या हाल है। और साथ ही अनूपपुर शहर से हमारे संवाददाता रमाकांत भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम लोग अनूपपुर की बात करेंगे, वहां की विकास और वहां की योजनाओं को लेकर भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल वाजिद भाई मेरा आप ही से है, कोरोना काल को लेकर जो वैक्सीनेशन चल रही है क्या हाल है, किस जो है और किस स्तर पर काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बिलाल साहब, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, अगर इंदौर शहर की बात की जाए तो इंदौर शहर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी है, इसका सबसे स्वच्छ शहर भी है। जी। यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर भी जनता में काफी उत्साह देखा गया है हम्म। और शासन प्रशासन ने भी काफी अच्छी व्यवस्थाएं की है। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर राजेंद्र नगर में ड्राइव इन वन में जी। वहाँ पर 250 वैक्सीनेशन एक दिन में लगाने का रिकॉर्ड कायम किया गया है। तो वहीं अब कहीं कहीं सरकार की वैक्सीनेशन इनकी जो पॉलिसी है वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं कम आ रही है, जिसको लेकर की तो उत्साह में कमी नहीं आई है, लेकिन वैक्सीनेशन में जरूर कमी आ गई है। जी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि और तेज गति से जो है से कदम को और आगे बढ़ाया जाए। रमाकांत, अनूपपुर शहर की अगर बात की जाए, सवाल मेरा आपसे भी यही है कि कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, वैक्सीनेशन को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, क्या हाल है, कितना सहयोग जनता का मिल पा रहा है और अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं। सर, तीसरी लहर को लेकर जैसे कि थोड़ा रुझान तो जनता के अंदर आया है वैक्सीनेशन को लेकर, और वैक्सीन सेंटर पर भीड़ लगातार देखी जा रही है। और प्रशासनिक व्यवस्था चूंकि थोड़ी सी कमजोर है, उसमें ज्यादातर परेशानी ये हो जा रही है कि काफी ऑनलाइन वैक्सीनेशन जैसे सूचना आती है कि ऑनलाइन वैक्सीनेशन होगा, या फिर बात ये आती है कि ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन होगा, जिससे कई बार लोगों को की स्थिति बनती है। वैक्सीन सेंटर पर लोग पहुंचते हैं, तादाद होती है 200 लगाने के, लोग वहाँ 500 पहुंच जाते हैं, 300 लोग लौटते हैं, उनको बराबर कंटिन्यू संदेश नहीं पहुंच पाता कि अगला टाइमिंग क्या है और उस पर वो कैसे पहुंच पाएंगे, वैक्सीनेशन लगवा पाएंगे। इसको लेकर थोड़ा सा मितव्ययिता जनता के बीच में है। इसके विषय को लेकर मीडिया ने कई बार ध्यानाकर्षण भी करवाया है। इस माध्यम से वैक्सीनेशन सेंटर निश्चित पहुंच रहे हैं, ऐसे नहीं है वैक्सीनेशन के प्रति लोगों के अंदर अच्छा रुझान आया हुआ है। बिल्कुल वाजिद, अगर बात मध्य प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार की जाए, क्योंकि जहरीली शराब पीने से लगातार जो है मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर से मामला सामने आता है, उसको लेकर अगर इंदौर शहर की हम लोग बात करें, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरह से आबकारी विभाग वहां पर काम कर रहा है। जी बिल्कुल, इंदौर शहर में आबकारी विभाग अभी हाल ही में जी बहुत तीव्र गति से कार्य कर रहा है। उसकी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है, इंदौर में अभी कुछ दिन पूर्व जहरीली शराब पीकर कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 3-4 कई आंकड़ा दर्शाया गया। लेकिन अगर हम अपने सर्वे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस शराब कांड में मौतें ज्यादा हुई थी, जिसको लेकर बाद में प्रशासन सचेत हुआ और उन्होंने ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई की, जिसमें अभी कल की बात की जाए तो करीब 7,000 पेटी शराब की जब्त की गई है और कई शराब खानों पर और अवैध शराब खानों पर, बारों पर पुलिस की लगातार सर्चिंग जारी है। और इसमें यह भी जानकारी सामने आ रही है कि एक नकली शराब जिससे लोगों की मौत हुई है, उसको सर्च किया जा रहा है कि वो कौन सी नकली शराब थी जिससे इन लोगों की मौत हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल ये निकलकर सामने आता है वाजिद, क्योंकि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद ही प्रशासन और साथ ही सरकार नींद से जागती है। उससे पहले जो अवैध शराब का जो कारोबार जो फल फूल रहा है उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है और वो कौन लोग हैं जो इस पूरे गोरख धंधे में संलिप्त हैं। देखिए, अगर ये बात की जाए माफिया की, तो माफिया शुरू से सक्रिय है। वो चाहे कांग्रेस शासन की बात की जाए, कांग्रेस शासन जब था उस समय भले ही कुछ दिनों के लिए रहा, कुछ था, उसने भी इन माफियाओं को दबाने की कोशिश की थी और उनको बुलडोजर चला के उनके घरों को, कारोबार को दबा था। और उसी कदम को कंटिन्यू रखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी हाल ही में अभियान चलाकर भू माफियाओं पर
अपनी नकेल कसी थी। लेकिन अभी जो कुछ लोग हैं जो शराब से जुड़े हुए, लेकिन शराब से क्या होता है, बिलाल साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक मध्य प्रदेश को काफी रेवेन्यू देने वाली जो इनकम देती है सरकार को, जिससे सरकार अपने दूसरे कार्य करती है, जो जन हितैषी योजनाएं चलाती है। तो सरकार का ऐसा मानना है कि शराब का अगर आप देखेंगे, कोरोना काल में भी शराब को जिस तरीके से, बिक्री को जिस तरीके से छूट दी गई थी, वो अन्य संसाधनों को उस तरीके से छूट नहीं दी गई थी। और इसी प्रकार आज भी शराब की दुकानें अन्य दुकानों के अपेक्षा ज्यादा देर तक खुली होती है। अब बात की जाए माफियाओं की, तो माफियाओं को भी कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है, जिस वजह से अभी हाल ही की बात की जाए तो अभी हत्याकांड सामने आया था इंदौर में। शराब माफियाओं का आपसी गैंग वॉर होने को लेकर एक हत्याकांड भी हुआ था अभी कुछ दिन पूर्व, जो हमारे चैनल पर चलाया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार का हाथ होता है या उनके मंत्रियों का हाथ होता है, जिस वजह से घटनाएं होती है और ये माफिया इस तरीके की बिल्कुल। और ये एक मुख्य वजह होती है कि लगातार जो है इस तरह का कारोबार वो फल फूलता है। रमाकांत, तो अगर अनूपपुर शहर की बात की जाए तो वहां पर क्या हालात है? आबकारी विभाग वहां पर किस तरह से काम कर रहा है? क्योंकि अवैध शराब के चलते कारोबारी तो फल फूल रहे हैं, लेकिन एक गरीब आदमी अपनी जान से हाथ धो रहा है। जी, जैसे कि कोरोना काल के बाद शराब दुकानों की निविदा मंत्रित की थी और दुकानें संचालित हुई थी, तो आबकारी रूप से जो नहीं लगता वैसे उन पर कोई दबाव है, कोई अंकुश है, क्रम सीमा पर है, होटलों पर, दुकानों पर, किराना दुकानों के माध्यम से चौराहों पर शराब यहाँ बिकती है। जिले में ऐसा कोई भी ग्रामीण क्षेत्र नहीं है कि जहाँ आपको अंग्रेज शराब दुकान की शराब न मिल जाए। और शराब को लेकर अक्सर घटनाएं भी होती है, मारपीट भी होती है। कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई ऐसा नहीं होता कि दुकानों पर छापे पड़े, इस तरह की कोई भी अभी सूचना हम लोगों को नहीं मिली है, प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग को भी जो है और कड़े कदम उठाने होंगे। शिवराज सरकार को अवैध शराब के खिलाफ और कड़ा कानून बनाना होगा, ताकि जो इस तरह से इस काले कानून जो है कारोबार जो करते हैं उस पर लगाम लगाई जाए। वाजिद, अगर बात मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर की जाए, उसको लेकर किस तरह से सरकारें कदम उठा रही हैं ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले? ऐसे कौन से उद्योग हैं, चाहे कुटीर उद्योग की बात की जाए, फिर लघु उद्योग की बात की जाए, जिसको सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है और उसका कितना फायदा युवाओं को मिल रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस संदर्भ में, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 1 महीने में 1 लाख रोजगार देंगे। और कार्य योजना भी तैयार है। हालांकि वो कार्य योजना अभी तक तैयार नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जो इस कार्य योजना में जानकारी दी थी, जो पत्रकारों तक जानकारी आई थी, उसमें हम तक भी एक जानकारी आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके तहत ओरिएंटेड कोर्सेज जारी करेंगे। इसके अलावा पशुपालन, डेयरी विकास, गार्डनिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लघु एवं कुटीर उद्योग को भी युवाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उनको रोजगार मिले और स्वरोजगार का अवसर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें, ग्राउंड की बात करें, इस तरीके से कुछ चीजें देखने में नहीं आई, बल्कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती ही जा रही है और ये एक महामारी का रूप ले रही है। जिस तरीके से कोरोना महामारी अपने देश में आई, उसी तरीके से अब हमारे प्रदेश में, देश में ये बेरोजगारी एक महामारी का रूप ले रही है। बिल्कुल। लेकिन वाजिद, एक सवाल और निकल के सामने आता है। सरकार इस तरह से रोजगार के आंकड़ों को लेकर, रोजगार दिया जाएगा, इस क्षेत्र में काम किया जाएगा, जो बेरोजगार युवा है उन्हें काम दिया जाएगा, वादे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत लाखों कोसों दूर होती है। तो फिर इस तरह से दावे और वादे करना सरकारों की क्या मजबूरी होती है? फिर उसको धरातल पर क्यों नहीं कर पाती सरकारें? वहां पर विफल साबित क्यों होती है? जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बहुत पहले की बात करें तो पहले ऑनलाइन कुछ भी चीजें हुआ नहीं करती थी, लेकिन जब से इंटरनेट का जमाना आया है, सारी चीजें ऑनलाइन कर दी गई है। मनरेगा की भी बात करें अपन, मनरेगा में रोजगार दिया जाता है, जो मजदूर वर्ग होता है उनको रोजगार दिया जाता है। लेकिन अगर हम गहराई में जाए तो मनरेगा में मात्र 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, जबकि अगर 1 वर्ष की बात करें हम तो 365 दिन होते हैं। अगर किसी को 100 दिन का रोजगार दे दिया तो बाकी के 265 दिन वो क्या करेगा?
जी। और जो 100 दिन का भी रोजगार दिया है तो मात्र 190 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इसको दिया जाता है मजदूरी। तो उस 190 रुपए में वो क्या करेगा, जबकि आज पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमतें 100 पार हो गई है ना। इसी तरह रसोई गैस भी महंगी हो गई है। हर चीज जो एक मजदूर वर्ग अपना जीवन बिल्कुल यापन जीवन करता था यापन वो सारी चीजें महंगी हो गई, लेकिन बिल्कुल उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी है। अगर महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी बढ़ना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सरकारें इन चीजों पर मंथन नहीं करते हुए सरकार को चाहिए कि आत्ममंथन करे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई जा रही है कोरोना के नाम पर, तो महंगाई बढ़ रही है तो मजदूर वर्ग से लेके युवा वर्ग के उनके रोजगार बढ़ाने के साथ साथ उनके वेतन में ही वृद्धि करना चाहिए। सिर्फ रोजगार देने से काम नहीं चलेगा। आज आप मनरेगा में रोजगार दे रहे हैं लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि उनके घर का पालन पोषण हो रहा है 190 रुपए रोज में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही वाजिद को कि सरकार को मंथन करना होगा, प्रशासनिक अधिकारी को रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी होगी कि मनरेगा के तहत रोजगार जो दिया जा रहा है उसमें जो एक दिहाड़ी मजदूरी जो रखी गई है उसका कितना दिया जा रहा है, क्या वाकई में गुजर बसर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये एक बड़ा अहम सवाल होता है। रमाकांत, अगर बात अनूपपुर शहर की जाए, वहां पर विकास की बात की जाए, वहां पर रोजगार की बात की जाए, बाकी तमाम और चीजों की व्यवस्था की बात की जाए, उसको लेकर सरकार की जो योजनाएं वो कितना कामयाब हो रही हैं? जैसे कि अनूपपुर जिले में अपने रोजगार के हिसाब से उद्योग मोजर वियर, एससीसीएल, कलरी, अमरकंटक ताप विद्युत केयर में भू अधिग्रहण को लेकर जिन लोगों को पुराने लोगों को नौकरी दी गई थी वो अभी यथावत काम कर रहे हैं। लेकिन यदि नए रोजगार की बात करें तो युवाओं के लिए यहाँ सरकार की ओर से कोई उद्यम स्थापित नहीं है। लोग वही आज भी मनरेगा पर डिपेंड है या क्षेत्रीय रोजगार पर डिपेंड है, युवक किस तरीके से कर रहे हैं। कोरोना काल में भी बाहर से वापिस अपने घर आ चुके हैं, वो बेरोजगारी की समय काट रहे हैं, किसी के पास कोई रोजगार यहाँ नहीं है। और जैसे कि आम नागरिक, आम इंसान और युवा रोजगार के प्रति काफी चाहते हैं कि रोजगार हमको मिले, हमारे पास काम के व्यवस्था हो, 2 पैसे इनकम हो, लेकिन ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई यहाँ संचालित नहीं है जहाँ की युवाओं को रोजगार मिल सके। बिल्कुल, लोग उठाना होगा और युवाओं को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, उसको लेकर भी सरकार को और कदम उठाने होंगे। वाजिद, अगर बात इंदौर शहर में कानून व्यवस्था की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे भी शहर है जहां पर हर दिन लूटपाट, हत्या जैसे मामले सामने आते हैं, लेकिन अगर बात इंदौर शहर की जाए, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है, कानून व्यवस्था किस तरह से सुचारू रूप से चलाई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा इंदौर शहर में कानून व्यवस्था चारों ओर से बहुत ही मजबूत है। और इंदौर की कानून व्यवस्था की बात की जाए तो अपराध का ग्राफ जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है, उस तरीके से इंदौर की पॉपुलेशन और जनसंख्या के अनुसार बहुत कम बढ़ रहा है। जबकि इंदौर एक बड़ा शहर है, आर्थिक राजधानी है, यहाँ पे जिस प्रकार से अपराध होना चाहिए उस ग्राफ को देखें तो ग्राफ कम है। अपराध तो होंगे ही, क्योंकि बेरोजगारी है तो अपराध बढ़ रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है तो चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ रही है। लेकिन पुलिस अपनी ओर से चाक चौबंद है, चारों ओर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे, हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगे और अपराधियों को 24 घंटे के अंदर इंदौर की पुलिस पकड़ लेती है। देखिए, अपराध होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन अपराधियों को पकड़ लेना पुलिस की एक कामयाबी जो इंदौर के आईजी बखूबी निभा रहे हैं। और उनकी कानून व्यवस्था इंदौर में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। और इसके लिए स्वाभाविक है कि इंदौर के लोग उनका हमेशा से धन्यवाद देते आए हैं। लेकिन अभी कोरोना काल के बाद कुछ अपराध का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो काम है और जिस तरीके से कार्य प्रणाली है वो अच्छे तरीके से और काम किया जाए तो और भी बेहतर जो है उसका रिजल्ट निकलकर सामने आएगा। रमाकांत, अगर अनूपपुर शहर की कानून व्यवस्था की बात की जाए, फिर उस शहर से आसपास के जो लगने वाले शहर जो इलाके हैं वहां की बात की जाए, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लूटपाट जैसी घटनाएं, हत्या जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अनूपपुर जिले में यदि कानून व्यवस्था की बात करें, कानून व्यवस्था हमारे यहाँ फिर भी काफी कुछ अंकुश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मेरे ख्याल से सबसे शांत जिला अनूपपुर कहलाता है। यहाँ लूटपाट, हत्या घटनाएं की छुटपुट वारदात नजरअंदाज किया जाए, बड़ी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती, शांत क्षेत्र है। और जो भी घटनाएं होती है पुलिस में अच्छे काफी रिस्पॉन्स मिलता है। पुलिस उसको धर पकड़ करके 2 दिन 4 दिन के अंदर ही बड़े बड़े खुलासे करती है। ज्यादातर चूंकि छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लगा क्षेत्र, यहाँ गांजे की तस्करी अधिकांशतः होती है और गांजे के ऊपर कार्रवाई है, लगातार कार्रवाइयां भी यहाँ होती हैं।
पुलिस द्वारा। बिल्कुल रमाकांत, उम्मीद करते हैं कि शिवराज सरकार के जो पुलिस है और भी अच्छा काम करे, जिससे जी जी। जनता और सुख चैन की नींद जो है वो सोती रहे। वाजिद, एक और मेरा आपसे सवाल है किसानों को लेकर। कुछ शहर ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहां पर किसानों को यूरिया नहीं मिल पाता है। किसानों को लेकर सरकार की तरफ से क्या ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका फायदा किसानों को मिले, या फिर मिल रहा है, या फिर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए किसानों को लेकर? जैसा कि किसानों की जी जी किसानों की यदि बात करें तो हमारे क्षेत्र में जो है किसानों को यूरिया की काफी दिक्कत आ रही है। यूरिया उनको नहीं मिल पा रही है। यदि जी। 1000 एप्लीकेशन लगे हुए हैं तो बामुश्किल 100 बोरी की उपलब्धता हो पाती है। किसानों ने यूरिया को लेकर काफी आक्रोश है शासन के प्रति। उन्होंने मीडिया के माध्यम से कई बार बात रखने का प्रयास किया, हम लोग भी बात पहुंचाते हैं। और सिंचाई की हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है और ये ट्राइबल एरिया है, सिंचाई के संसाधन नहीं है, किसान सिर्फ वर्षा पर डिपेंड है। लेकिन यदि समय से बीज उपलब्ध, खाद उपलब्ध हो जाए तो वो कुछ भी प्रयास कर सकते हैं खेती को लेकर, लेकिन उसके लिए भी वो परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसानों को लेकर भी जो यूरिया को लेकर जो परेशानी है उसको दूर करने को लेकर कदम उठाना चाहिए। एक सवाल और है मेरा आपसे वाजिद, अगर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना काल चल रहा है और अस्पतालों में व्यवस्था कैसी है, किस तरह से वहां पर जनता का इलाज चल रहा है, किस तरह से उपचार लोगों को मिल पा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? कोरोना काल की बात की जाए तो यहाँ पे काफी बुरी और भयावह स्थिति थी। उस समय सारे अस्पताल पूरे भर चुके थे, लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी अस्पताल खाली है और सरकारी अस्पतालों में भी अभी ठीक ठाक इलाज चल रहा है। लेकिन जब आपातकालीन बात होती है, आपातकाल आता है, उस समय व्यवस्थाएं चरमरा जाती है कहीं न कहीं। बिल्कुल, तो उसको लेकर सरकार को कदम उठाना चाहिए ताकि अगर इस तरह से कोई और स्थिति आगे उत्पन्न होती है तो उससे कैसे निपटा जाए, किस तरह से व्यवस्था हो, किस तरह से अनुकूल रूप से व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि सभी मरीजों को इलाज वक्त पर मिल पाए। रमाकांत, आपसे भी मेरा एक और सवाल है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, वहां पर किस तरह से व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों में? क्या वाकई में सभी को इलाज मिल पा रहा है, डॉक्टर टाइम से पहुंच पा रहे हैं, जनता सरकारी अस्पतालों के उपचार से खुश है? जी, जैसे बताना चाहूंगा सर कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमारे यहाँ अनूपपुर जिले में एक जिला चिकित्सालय है, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन चिकित्सा के नाम पे हमारा जिला आज भी नगण्य है। जिला चिकित्सालय में सर्जन डॉक्टर नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं, जिससे कि सोनोग्राफी, सिटी स्कैन वगैरह हो सके, ये भी नहीं है। के लिए लोग काफी परेशान हुए कोरोना काल में। सरकार ने प्रयास किया कि कोविड केयर सेंटर बनाए उन्होंने, और केयर सेंटर मरीजों ने काफी प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी आधुनिक तकनीकी व्यवस्था न होने के कारण मरीजों को यहाँ से बाहर ही पलायन होना पड़ा है। लोग यहाँ जबलपुर, बिलासपुर, शहडोल, नागपुर, दिल्ली की ओर कुछ किए स्वास्थ्य को लेकर। काफी मरीज यहाँ से भोपाल भी गए हुए हैं, चिरायू गए हुए हैं स्वास्थ्य लाभ को लेकर। और जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था काफी कुछ कमी है और हम मीडिया ने भी प्रयास किया है प्रशासन तक, स्थानीय नेताओं तक पहुंचने का। कोतमा में लगातार काफी समय से बात हो रही है सिविल अस्पताल की, लेकिन अभी तक भी उसका कोई उचित उपचार नहीं निकल पाया है। बिल्कुल है, तो स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामलों को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों को और सरकार को सोचना चाहिए ताकि गरीब जनता को सरकारी अस्पतालों में वक्त पर इलाज मिल पाए। वाजिद और रमाकांत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल ये निकलकर सामने आता है कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं क्या वाकई में उसका सीधा फायदा आम जनता को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, उसका भी विश्लेषण होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी क्या वाकई में अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या वाकई में सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारा जा रहा है? क्या वाकई में जो योजनाएं गरीब जनता के लिए बनाई गई हैं उसका फायदा गरीब जनता को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? इसको लेकर भी सरकार को कदम उठाने चाहिए, कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए और उसका विश्लेषण करना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।